अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम इंट्रोडक्शन के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो के हमारी बायोकेमिस्ट्री की मुख्तलिफ किस्म की सीरीज चल रही थी। लास्ट हम लोगों ने प्रोटीन को एंड कर लिया एंड फ्रॉम दिस वीडियो हम लोग एंजाइम की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज़ के अंदर वी हैव आई थिंक 15 to 20 वीडियोज़ और इसमें हम लोग एंजाइम को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इसके फंडामेंटल्स हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज़ द लेक्चर ऑफ एंजाइम इंट्रोडक्शन, यानी आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली एंजाइम होते क्या है, राइट? मतलब कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है और लिविंग सिस्टम में, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, राइट? तो बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम का क्या रोल है, यानी लिविंग सिस्टम में एंजाइम का क्या रोल है। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हल्का सा भी ग्लिमर है इस चीज़ का, लिविंग सिस्टम के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो आपको पता है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस, मतलब कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम लिविंग सिस्टम। मतलब कि जितना आसानी से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल पानी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, वो लिविंग सिस्टम को बना देते हैं, इतना आसान होता नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते क्यों हैं? बिकॉज आपको पता है कि जितने भी आपके पास जो आपके पास लिविंग सिस्टम है, इट बेसिकली लाइज ऑन बायोमोलिक्यूल्स ना, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट दिस बायोकेमिस्ट्री सीरीज, बायोमोलिक्यूल्स। और आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड टू डील विद। दे आर मैक्रो एंड हार्ड, बड़े होते हैं, ठीक है? मतलब पॉलीमराइजेशन होती है, उसके अंदर उनके डिफरेंट किस्म के फंक्शन होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं, ठीक है? सो दे आर मैक्रोमोलिक्यूल एंड हार्ड टू डील विद, मतलब कि उनको संभालना और उनका कंसिस्टेंट रहना, अगर रेगुलेट ना किया जाए, उनको संभाल के ना रखा जाए लिविंग सिस्टम के अंदर, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। अच्छा, अब बेसिकली ऐसा होता क्यों है? देखें, आपको पता है कि जितने भी आपके पास एनवायरनमेंट है, ये इन शॉर्ट अगर सिर्फ सिस्टम की बात करें साइंस के अंदर, सिस्टम, तो आपको पता है कि सिस्टम का कैरेक्टर ये है कि इट ऑलवेज मूव टूवर्ड्स चेंज, मतलब कि वो हमेशा से चेंज होता रहता है। मतलब चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, नई चीज़ें बनाती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान के अंदर उसका जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जो सेल है, उसके अंदर उसका जो डीएनए है, वो एक बार बन गया, अगर हम लोग उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटैक्ट छोड़ देंगे, तो वो तो आराम से डीजनरेट हो जाएगा ना, बिकॉज एवरीथिंग इज टूवर्ड्स चेंज। तो उसकी डीजनरेशन को रोकने के लिए, उसके हार्मफुल को, मतलब कि उनके डिफरेंट प्रोसेस को, ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, उनको रोकने के लिए हमें बहुत सारी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है अपने लिविंग सिस्टम के अंदर, जो कि उन सबको रेगुलेट करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो आपके पास लिविंग सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो ये है कि लिविंग सिस्टम में हमेशा से मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हमेशा से चलते रहते हैं। रिएक्शंस एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, why they're complex? Because first of all they involve biomolecules, बिकॉज आपको पता है कि अगर बायोमोलिक्यूल्स इटसेल्फ दे आर कॉम्प्लेक्स, तो उनके रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस वक्त हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट या किसी न किसी हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब कि उसकी कंबशन कर रहा है, या इन शॉर्ट उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है विद ऑक्सीजन। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज लेते हैं, C6H12O6, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, and it's going to break into carbon dioxide, as we know the most famous your respiration oxygen। एंड इसके नतीजे में आपको क्या मिलती है एग्जैक्टली? आपको बहुत बहुत सारी एनर्जी मिलती है, एनर्जी। सो अगर इतने मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी बॉडी में चले, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ इस रिएक्शन की बात करते हैं, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल टूट कर जब इन दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो ये सिर्फ इतना आसान रिएक्शन नहीं कि ऑक्सीजन आया और इनमें, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसको तोड़ दिया। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जिसके ऊपर बायोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी बायोकेमिस्ट्री 2 के अंदर, मतलब कि एक डिफरेंट कोर्स है, उसके अंदर इनके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के इतने बड़े बड़े टॉपिक्स, मतलब कि इतने बड़े बड़े रिएक्शंस, तो मतलब कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू डील विद। और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, और इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बिकॉज अगर सिंपली जो आपके पास शुगर है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, ये अगर ऑक्सीजन के साथ सिंपली आके रिएक्ट करेगा, तो इसने तो आराम से टूट जाना है ना। लेकिन आपको पता है कि पहले इस ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है, उसका एक पूरा 8 से 10 स्टेप लंबा एक प्रोसेस, जिसको आप लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसके नतीजे में पायरुवेट बनता है। मतलब कि इट्स गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय समथिंग। तो इनकी रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, मतलब
इन पूरे रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं वो बहुत स्टेबल हैं, और आपको पता है कि अगर कोई चीज़ स्टेबल होती है, स्टेबल, ठीक है, तो उसका रिएक्शन एग्जैक्टली बहुत स्लो होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके स्टमक के अंदर जो आपकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन, वो अगर सिंपली आपके लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने मीट खाया है, अगर आपने प्रोटीन खाया है, तो उन प्रोटीन को उनके सिंगल अमाइनो एसिड में टूटने तक अगर वो सिंपली जस्ट डीजनरेशन से टूटें तो अराउंड ईयर्स, मतलब के 100 साल लग जाते हैं एक प्रोटीन को टूटने में। लेकिन आपको पता है कि आप यूं खाते हैं और 2 घंटे के अंदर वो सारा का सारा आपका डाइजेशन होकर, एब्जॉर्प्शन होकर एसिमिलेट हो जाता है पूरी आपकी बॉडी में। तो मतलब कि ये जो स्टेबल रिएक्शन, मतलब कि स्टेबल अगर मॉलिक्यूल के जो रिएक्शन स्लो थे, उनको क्या करना है, उनको उनका जो रेट है वो इंक्रीज करना है। रेट मतलब के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो इतने सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो आपके फंक्शंस हैं, उन मतलब के पूरे लिविंग सिस्टम को टैकल करने के लिए यू नीड सम मॉलिक्यूल्स विच स्टेबलाइज ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि इन तमाम बायोमोलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करें, उनको रेगुलेट करें, उनके रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करें। all of the different complex functions are going to be performed by very outstanding molecules, you can say, your enzymes. अगर सिंपली हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो जो आपके एंजाइम होते हैं वो एक किस्म के कैटलिस्ट होते हैं। Catalyst. Now, what are catalysts? Catalysts are anything which increases the rate of reaction. What are catalysts? Catalysts are anything which increases rate of reaction. मतलब कि रिएक्शन की वेलोसिटी को वो इंक्रीज करें विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। मतलब कि अपने आप को इंटैक्ट रखें, अपने आप को वैसे का वैसा ही रखें और उस रिएक्शन को रेगुलेट करें विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। मतलब कि अपने आप को बिल्कुल इंटैक्ट रखें। इंटैक्ट मीन्स अनचेंज, चेंजिंग इटसेल्फ। तो वो आपके कैटलिस्ट होते हैं। सो एंजाइम को आप लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं, यानी कि बायो यानी लिविंग सिस्टम के अंदर के जो कैटलिस्ट होते हैं उनको आप लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। जो आपके एंजाइम, मतलब कि एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज exactly bio catalyst यानी कि जो कि आपके बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी कि उनके जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है उनको कम करते हैं। बिकॉज मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल जो आपके अगर एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब कि एक नॉर्मल रिएक्शन है, विदाउट अगर एंजाइम कराएं तो पहले तो यह है कि वो हो ही ना, और अगर हो भी तो उसका टाइम ही आप वो इतना ले ले कि शायद उतने टाइम में पूरा इंसान बन के मर के ख़त्म भी हो जाए। तो हमको ये सब लिविंग सिस्टम में नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई नेचर ने हमें एंजाइम का तोहफा दिया ताकि एंजाइम वो तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मीन्स दैट के एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर एनीथिंग विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। मतलब कि अपने आप को वैसे ही रखेंगे और जो रिएक्शन का रेट है, ठीक है, वेलोसिटी है, उसको वो इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, अब रेट की थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन ले लें, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो आपके पास डेफिनेशन है इसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं वो थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाए। सो रेट, हियर इज रेट। रेट का सिंबल हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं dx over dt. नाउ दिस d मींस चेंज इन x। अच्छा, x क्या है? रेट हमारे पास as far as living system is concerned or as far as reaction is concerned, rate of reaction is defined as either appearance of product and opposite of that exactly disappearance of reactants in single unit time। यानी कि इन अ सिंगल नहीं लिखते हैं ना, यूनिट टाइम। आई होप सो कि आपने ये नोट करा होगा, इन अ यूनिट टाइम। ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है। इन शॉर्ट ये कि एंजाइम वो टाइम डिक्रीज कर देते हैं अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का, ताकि कम टाइम में वो रिएक्शन जल्दी हो सके। सो इसी चीज को आप लोग कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सो कैटालिसिस मींस इंक्रीजिंग रिएक्शंस रेट। मतलब कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना असल में
कैटालिसिस कहलाती है। और जो चीज़ जो सब्सटेंस कैटालिसिस करता है उसको आप लोग कैटलिस्ट कहते हैं। दैट्स वाई हम लोग एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहते हैं। नाउ बेसिकली एंजाइम किस तरह के होते हैं, अब हम लोग इस चीज़ पे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग एंजाइम की कंपोजिशन के बाय नेचर वो किन चीज़ों के होते हैं, मतलब कि किस चीज़ से मिलकर वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट एंजाइम स्ट्रक्चर, सो एंजाइम इस तरह की मॉलिक्यूल होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक रैंडमली एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक देयर, इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। अभी किस चीज़ से मिलकर बनते हैं ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि एंजाइम एक खास किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ वेराइटी ऑफ शेप्स। बहुत डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं इनकी, वेराइटी ऑफ शेप्स, यानी कि उसमें से एक मैंने एक रैंडमली लिया है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने इसे खाली आपको समझाने के लिए। अब लेट सपोज कि ये एक एंजाइम है ई, दिस इज योर ई, सो लेट से आपके पास ये एंजाइम है। अच्छा, अब एंजाइम जिस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब कि आपको पता है ना कि अगर इसने किसी भी रिएक्शन का जो है वो रेट इंक्रीज करना है तो इसने उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तभी तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होंगे ना। तो जो एंजाइम जिस चीज़ के ऊपर इंटरेक्ट करता है, मतलब कि जिस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है उसको आप लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। अच्छा, अब ये जो सबस्ट्रेट है, मजे की बात ये रिएक्टेंट भी हो सकता है एंड ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब ये मजे की बात है, बिकॉज देखें मोस्टली आपके पास जो रिएक्शंस होते हैं खासतौर पे लिविंग सिस्टम के अंदर वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि आइदर दे कैन डू गो फॉरवर्ड और दे कैन कम बैकवर्ड, ठीक है। तो अगर वो फॉरवर्ड जाएंगे तो सबस्ट्रेट क्या होगा? रिएक्टेंट, एग्जैक्टली। और अगर वो बैकवर्ड जाएंगे तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट होगा। तो सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है, मैं इसको यहाँ पर इस शेप सा, मतलब कि इस शेप का बनाता हूँ, लेट्स से ये आपका सबस्ट्रेट है। लेट मी नो द करेक्ट, ओके। अच्छा, अब एंजाइम के ऊपर वो रीजन जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेगा उसको आप लोग एक्टिव साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल में इस एंजाइम की एक्टिव साइट कौन सी होगी जिसने इस सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करना है? एग्जैक्टली ये। अब मैंने इस शेप को ऑलरेडी इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि आपको एक खास और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिगार्डिंग एंजाइम पता लग सके। वो ये कि आप लोग देखें कि इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्री विद इट्स सबस्ट्रेट, मतलब कि जिस तरह की इसकी एक्टिव साइट है ऑलमोस्ट उसी की कॉम्प्लीमेंटेशन में इसका जो है वो सबस्ट्रेट है, मतलब कि इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप और ये भी रेक्टेंगुलर शेप है। एक बात आपने याद रखनी है, इस डायग्राम से आप लोग ये सीख सकते हैं कि जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं, यानी लेट मी रेज दैट बिकॉज आई डोंट थिंक सो वी नीड दैट। जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं, सॉरी, एंजाइम्स they are specific towards substrate, they are specific towards their substrate, मतलब कि एक खास किस्म का एंजाइम एक खास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर लेट्स से कि इसका शेप हल्का सा भी चेंज हो जाए तो इस एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट के साथ, यानी इस सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। आई थिंक लेट मी ड्रॉ इट अगेन से बिकॉज ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। सो ये आपका सबस्ट्रेट आप लोग यूं कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स से ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों होता है? बेसिकली देखें, होता असल में कुछ यूं है कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जितने भी रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो असल में इस सबस्ट्रेट के ऊपर जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है? लेट्स से सपोज कीजिए, लेट्स से कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जितने भी ग्रुप्स हैं जिसने इन सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करना है इट्स नेगेटिवली चार्ज, और ऑन द अदर हैंड जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो एग्जैक्टली पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको पता है कि लिविंग सिस्टम में नेगेटिव आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यानी कि ये शेप में भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और रिएक्टिव ग्रुप में भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और यही जो कॉम्प्लीमेंटेशन है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट होगा, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा माइनस होगा।
यानी कि ऐसी चीजें जो कि आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इन शॉर्ट इस तरह से कि एक दूसरे के साथ एफिनिटी रखती हैं, लाइक पॉजिटिव अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव। और ये जो शेप है ये इसके अंदर आके फिट हो सकती है, मतलब कि ये शेप इसके लिए एफिनिटी रखती है और ये शेप इसके लिए एफिनिटी रखती है। सो इन इस कैरेक्टर को आप लोग कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। सो यहाँ हम लोगों ने ये सीखा कि एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। और इसके जितने भी मैं यहाँ पर कैरेक्टर डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, सबस्ट्रेट और एंजाइम की कॉम्प्लीमेंटेशन है, इसके ऊपर हर एक वर्ड के ऊपर आई विल से कि आगे जाके एक लेक्चर आने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये आपके पास एंजाइम का कुछ जनरल स्ट्रक्चर था कि उसकी एक एक्टिव साइड होती है जिससे उसने कैटालिसिस करनी होती है, मतलब कि एक्टिव साइड वो साइड होती है जहां से वो रिएक्शन की क्या करता है, कैटालिसिस करता है। एक्चुअल में वो उस साइड से अपने सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है। सो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब आइए बात करते हैं कि जो इसकी कंपोजिशन है, मतलब कि एंजाइम किस चीज़ का बना होता है, उसकी नेचर क्या है। अब आइए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब आइए बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में कि बेसिकली एंजाइम किन चीज़ों के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी कंपोजिशन क्या है, बाय नेचर व्हाट आर एंजाइम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपने बात याद रखनी है कि एंजाइम्स आर proteinous in nature. Yes, it's made up of protein, mostly proteinous. और some cases में they are also made up of RNA, यानी कुछ RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, what राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि एंजाइम की बायोमोलिकुलर दो नेचर्स हैं, या तो वो प्रोटीनियस होंगे और या तो वो आरएनए होंगे। मतलब कि सम आरएनए, सम राइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि आपने डीएनए का नाम सुना होगा, डीएनए का एक जुड़ा भाई होता है आरएनए, वो भी समटाइम्स एंजाइमेटिकली बिहेव करता है इनसाइड लिविंग सिस्टम। आइदर दे आर प्रोटीनियस, आइदर दे आर आरएनए बेस्ड, या फिर दे कैन आल्सो बी कॉन्जुगेट एंजाइम्स। स्पेशल केस कॉन्जुगेट एंजाइम्स। कॉन्जुगेट एंजाइम इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीनियस भी होते हैं, मतलब कि उनके दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब कि एक उनका पोर्शन होगा जो कि मोस्टली आपके पास प्रोटीनियस होगा, लार्ज वन, ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, और दूसरा उनका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसको आप लोग एग्जैक्टली नॉन प्रोटीनियस पोर्शन कह सकते हैं, नॉन प्रोटीनियस, राइट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के एंजाइम्स जो कि प्योरली प्रोटीनियस होते हैं उनको आप लोग प्रोटियोजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटियोजाइम्स, मतलब कि जो कि प्योरली प्रोटीन के बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, उन एंजाइम को आप लोग प्रोटियोजाइम कहेंगे। एंड वो एंजाइम जो कि प्योरली आरएनए के बने होते हैं, एग्जैक्टली आपको पता लगना चाहिए, उनको हम लोग राइबोजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? राइबोजाइम्स। ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में था। अच्छा, अब कॉन्जुगेट एंजाइम में भी बहुत सारी डिफरेंट आपको चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट, दो केसेस हो सकते हैं, या तो हो ये ऑर्गेनिक, ठीक है, या तो हो ये इनऑर्गेनिक। एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स दैट कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड हो। सो यानी कि अगर कोई आपके पास प्रोटीन का, अगर कोई एंजाइम का नॉन प्रोटीनियस पार्ट अगर वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो आप लोग उसको एक खास किस्म का नाम देंगे। आप लोग उस ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम को आप लोग कहेंगे को एंजाइम। क्या कहेंगे? को एंजाइम। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक हम लोग किसको कहते हैं। ऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। ये ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है, ऑब्सोल्यूट है लेकिन एक डेफिनेशन है। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हो। और अगर अपार्ट फ्रॉम दैट इनऑर्गेनिक आपके पास नॉन प्रोटीनियस पार्ट, इन शॉर्ट प्रोस्टैटिक ग्रुप अगर इनऑर्गेनिक है, तो एक्चुअली आप उसको एग्जैक्टली को फैक्टर कहते हैं। को फैक्टर, को फैक्टर, राइट। अच्छा, ऑर्गेनिक की तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत सारे आपके पास विटामिन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऐसे दूसरे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके पास ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन कोफैक्टर में मोस्टली आपके पास मेटल आयंस होते हैं। मेटल आयन, कौन से मेटल? ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल आयंस, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन,
जिंक, कोबाल्ट, सब 2+ स्टेट में नहीं होते, लेकिन मैं जनरली लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉपर, ठीक है। यानी इस तरह के जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो एज अ कोफैक्टर मोस्टली बिहेव करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि नेचर में किस किस्म के एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं। जितनी किस्म मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो तमाम की तमाम किस्में एग्जिस्ट करेंगी, मतलब टोटली प्रोटीनियस एंजाइम भी आप ढूंढ लेंगे, आपको टोटली आरएनए बेस भी मिल जाएगा। अच्छा, प्रोटियोजाइम भी आपके पास होते हैं, मतलब कि इस तरह के एंजाइम जिनके अंदर प्रोटीन भी होता है और आरएनए भी होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू, मतलब कि बहुत थोड़े हैं, लेकिन आल्सो देयर आर आल्सो सम एंजाइम व्हिच आर प्रोटीनियस इन नेचर, और उनके अंदर आरएनए का भी पोर्शन यानी आरएनए का भी ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। और वो कॉन्जुगेट के अंदर, मतलब कि बहुत सारे कॉन्जुगेट एंजाइम ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर प्रोटीन और इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है, मतलब कि उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होता है, और बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, मतलब ऑर्गेनिक पोर्शन भी आपको उसके अंदर मिलेगा और इनऑर्गेनिक के अंदर भी मिलेगा, मतलब कि इनऑर्गेनिक पोर्शन मतलब कि कुछ मेटल आयन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के एंजाइम, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन असल में एंजाइम तो नहीं है, लेकिन वो एक परफेक्ट एग्जांपल है अ प्रोटीन विद अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर भी ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में एग्जैक्टली प्रोटोपोरफायरिन रिंग और इनऑर्गेनिक में आयरन मेटल, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के एंजाइम जिनके अंदर ऑर्गेनिक पोर्शन भी हो और इनऑर्गेनिक पोर्शन भी हो इन द प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि बोथ ऑफ देम, उन एंजाइम को आप लोग कहते हैं होलोजाइम्स, होलो, राइट। एंड वन मोर थिंग एट द लास्ट, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नोट रखें कि मोस्टली जो आपके पास एंजाइम का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंजाइम्स MR, अब आपको इसका पता होना चाहिए, आई थिंक रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट इस तरह का वेट होता है कि देखें, जो कि हम लोग रिलेटिवली लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हर चीज़ का एग्जैक्ट मास नहीं होता, हर चीज़ मतलब कि रिएक्ट कर रही है, डिके कर रही है, टूट रही है, मतलब कि उसका जो मास है वो चेंज होता रहता है। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें आपके पास एटम्स के आइसोटोप होते हैं, तो एग्जैक्ट आप लोग नहीं रख सकते, हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, और ये भी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपके पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आपको इस किस्म के उनके मॉलिक्यूलर वेट, मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ के देते हैं। तो जो आपका एंजाइम है नेचर के अंदर, उसका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट है वो इन बिटवीन 12 किलो डाल्टन, ठीक है, किलो मीन्स 1000, राइट, से लेकर आपके पास 1 लाख, इन शॉर्ट यू कैन से 100 किलो डाल्टन तक होता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया किलो मीन्स जिसके इट मीन्स 10⁻³ मतलब कि 1000, 12,000 और मतलब कि 1 लाख। सो आई थिंक दैट इज इट विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया कि बेसिकली एंजाइम होते क्या हैं, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर बात आई कि वो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसकी एक्टिव साइड को, उसकी सबस्टेट को डिस्कस किया कि वो क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ नेचर को, कुछ इसकी कॉम्पोजिशन को देखा कि उसकी मतलब कि एंजाइम बेसिकली नेचुरली होते किस तरह के, बने किस चीज़ से होते हैं। So I think that is it with this video. If you like this video, so please do share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Thank you so much for watching. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। Take care yourself. Goodbye.